हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में। तो बच्चों न्यू ट्रेड थ्योरी का जो डेवलपमेंट है वो 1970 में हुआ था। इससे पहले जो हमने हेक्सर-रोलन की थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी हमें बताती है कि एक देश जिस देश में अमेंडमेंट होगा, यानी कि जिसके पास जिसका प्राइस रिलेटिवली सस्ता होगा या क्वांटिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी, चाहे लेबर की हो चाहे कैपिटल हो, उस तरीके की गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और इन चीज़ों का इंपोर्ट करेगा जिसका प्राइस रिलेटिवली हाई हो या जिसकी क्वांटिटी जो है वो हमारे देश में कम हो। लेकिन ये जो नई थ्योरी है जिसको हम न्यू ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, बच्चों, वो हमें समझने की कोशिश करती है या हमें समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि भारत समेत वर्ल्ड के सभी देशों में जिनका वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उन्हीं गुड्स का वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये नए तरीके का जो पैटर्न है उस थ्योरी को डेवलपमेंट हुआ था 1970 में। जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है ये कम अबाउट द हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई डेवलप्ड एंड बिग कंट्री आर ट्रेड पार्टनर व्हेन दे आर ट्रेडिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो आखिरकार इतना बड़ा हिस्सा उनके पास क्यों चला जाता है। जैसे भारत की बात करें, भारत टीवी का भी इंपोर्टर है, टीवी का एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। इसके अलावा भारत कारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन कारों का हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो आखिरकार इसकी क्या वजह है कि हम अपने देश के सामान को ना खरीद के विदेशों से भी सामान खरीदते हैं और विदेशों को सामान बेचते भी हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इस पूरी की पूरी थ्योरी में समझाने की कोशिश करता है। यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनका वर्ल्ड ट्रेड में 50% का शेयर है, ठीक है। अब बात करें इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद भी आप देखोगे तो वो कार को बाय भी करता है, कार को परचेज भी करता है, कार को सेल भी करता है। तो इसकी क्या वजह है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कई सारे ऐसे गुड्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे आप कह सकते हो जैसे इंडिया जो है वो, जैसा भी हमने आपको बताया, कारों का एक्सपोर्ट करता है, कारों का इंपोर्ट करता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से अपना ब्रांड बना लेती हैं। यानी कि ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वही सरवाइव कर पा रहा है। मोनोपोलिस्टिक सरवाइव करने का क्या मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे, कि जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है वो आर्गुमेंट करती है बिकॉज सब्सटेंस इकोनॉमिक स्केल, यानी कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, नेटवर्क इफेक्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में उनका कब्जा हो जाता है। तो बच्चों मोनोपोली कंपटीशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अगर आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन याद हो, जिसमें जो गुड्स होती है वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से हर कंपनी जो है उसका मार्केट पे कब्जा हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जानता हूं कि मेरे पास टाटा की जो कारें हैं वो ज्यादा इंडियन है और वो अच्छी भी है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने हुंडई की कार यूज कर रहा है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो हुंडई की कार यूज कर रहा है, तो मेरा भी इंटरेस्ट इसी बात पर पैदा होगा कि मैं भी हुंडई की ही कार को बाय करूं। यानी कि यहां पर आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल में कोई परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज होती नहीं है। मोनोपोली भी आप कह सकते हो रेयर कंडीशन होती है, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी पाई जाती है। अब देखिए बहुत सारी कंपनी के फोन है, लेकिन भारत में ज्यादातर जो है वो एमआई का फोन बिकता है, ठीक है। तो क्यों बिकता है ज्यादा फोन एमआई का, या सैमसंग का बिकता है, क्यों ज्यादा बिकता है, क्योंकि इंडिया की कंपनी भी फोन बना सकती है, लेकिन कंपिटिटिव मार्केट में वो टिक नहीं पाई। क्यों नहीं टिक पाई, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए दो वजह हमें बताई गई है। एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, मैं यहां पर अगर एग्जांपल दूं तो आप मोबाइल फोन का आप मान लीजिएगा कि इससे, यानी कि एमआई आने से पहले माइक्रोमैक्स का इंडिया की बड़ी मार्केट पे कब्जा था। यानी कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल कंपनी में माइक्रोमैक्स जो है वो पिछड़ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का क्या फायदा होता है कि वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सस्ता सामान बेच पाती हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह से वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी अपने गुड्स को सेल कर पाती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों। इसके अलावा बच्चों दूसरी जो वजह है वो नेटवर्क इफेक्ट है। देखिए नेटवर्क इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब एक ने बाय किया तो वो दूसरे को रिकमेंड करता है, दूसरे ने बाय किया तो वो तीसरे को रिकमेंड करता है, ठीक है। यानी कि नेटवर्क इफेक्ट आर दी वे 1% वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ अदर। यानी कि एक व्यक्ति की जो वैल्यू मिली है किसी गुड्स एंड सर्विसेज से, वो दूसरे की वैल्यू को इफेक्ट करती है। जैसे मेरे द्वारा एमआई के मोबाइल की अगर मान लो मैं तारीफ करता हूं तो डेफिनेटली इसका असर दूसरे व्यक्ति पे भी पड़ेगा।
द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज इनहेंस एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग इंक्रीजेज, यानी कि जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है गुड्स की मार्केट में वो भी बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं बैडवेंग इफेक्ट। ठीक है, कंज्यूमर लाइक मोर चॉइस, कंज्यूमर हमेशा मोर चॉइस को पसंद करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको चाहिए यूटिलिटी, यानी कि आपको उस गुड से सेटिस्फेक्शन मिले। तो जब उसको किसी गुड से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो वो डेफिनेटली दूसरी पे जाना नहीं चाहता। जैसे देखिए हमारे, अगर आप मोबाइल ऐप की बात करें तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है केवल व्हाट्सएप ही सर्विस प्रोवाइड कराता है इस तरीके का? लेकिन क्यों, इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम देखोगे तो टेलीग्राम ज्यादा अच्छी सर्विसेज देता है व्हाट्सएप के मुकाबले, लेकिन क्योंकि उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो चुकी है, क्योंकि उसके नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप आज भी नंबर 1 बना हुआ है फॉर दी मैसेजर। ठीक है, इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर है, और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोग यूज टू है माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर की, जिसकी वजह से वो बड़ी मात्रा में चीजों को एक्सपोर्ट कर पाता है। तो बच्चों, अगर सिंपल शब्दों में इस थ्योरी को समझाने की कोशिश करूं तो ये थ्योरी ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो ट्रेड पैटर्न है वो बदला है और एक देश एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कर रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।